नमस्कार, आपका स्वागत है प्रवासी चेतना के अंतर्ध्वनि में। और आज हम मिलने जा रहे हैं कमल पोद्दार जी से, जो एक प्रसिद्ध सीए हैं, कवि हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। नमस्कार सर। सर, हम चाहते हैं आप अपने बारे में सबको बताइए। मेरा नाम कमल पोद्दार है जी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। हमारी कंपनी है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी बेसिकली फाइनेंस के फील्ड में सब तरह के काम करती है, जिसमें इक्विटी ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एनबीएफसी और कंसल्टिंग रिलेटेड सर्विसेज आती है। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक सीए कमल पोद्दार में और एक कवि कमल पोद्दार में क्या अंतर है? कवि कमल पोद्दार मेरा पैशन है। मैंने बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक रहा है, लिखने का बहुत शौक रहा है। सीए कमल पोद्दार मेरा प्रोफेशन है। दोनों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना रोल है। आपके अनुसार व्यक्ति की असली पहचान उसके उपलब्धियों से है या उसके आचरण से है? निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को उसके आचरण से जाना, जांचा और परखा जाता है। हम किसी के साथ जब मिलते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपो शीतल होए। तो जो हमारी वाणी की मधुरता है, जो हमारा मिलने की आत्मीयता है, जो हमारा आचरण है, व्यवहार है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जी। उसी से मुझे लगता है कि आदमी की पहचान बनती है। उपलब्धियां भी आदमी तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके आचरण, आचार, विचार और व्यवहार में मधुरता हो, शालीनता हो, सौम्यता हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे विश्वास आधारित पेशे में नैतिक विचलन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पैसे में कोई नैतिक विचलन नहीं है। ये एक भ्रम फैलाया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगेंस्ट में। जो भी कंपनियां अकाउंट्स बनाती हैं उनकी ऑडिट करते हैं। हमारे ऑडिट परिदृश्य में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कराए गए उसके आधार पर हम हमारी ये राय आपके सामने रख रहे हैं। अभी अगर कोई बिजनेसमैन इंटेंशनली गलत तरह के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है या कोई गलत कागज, गलत चीजें उनके सामने आती है, तो उस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे कुछ कर सकता है। इसीलिए सरकार ने उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसी अकाउंट्स को सर्टिफाइड करते हैं, उनको ऑडिट करते हैं, उनके ऊपर अपनी राय रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि कहीं भी नैतिक मूल्यों का पतन है। क्या आर्थिक अनुशासन को भी सांस्कृतिक अनुशासन का ही एक रूप माना जाता है? निश्चित रूप से आर्थिक अनुशासन से ही चीज़ों में सहिष्णुता आती है। बरकत, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं, बरकत का ही दूसरा रूप जो है वो आर्थिक अनुशासन है। अपव्ययता या फिर विलासिता की हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। हमारे पुराने जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेस घराने हुए हैं, उन सब ने आर्थिक अनुशासन रखा और इसीलिए वो समाज को वो सारी चीज़ें देके गए जिसके समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। आज समाज सेवा एक फैशन बनती जा रही है। इसे आप समाज सेवा या आत्म प्रचार मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि समाज सेवा कहीं भी कोई आत्म प्रचार का साधन है। जिनको सेवा करनी है वो सेवा ही करते हैं। हाँ ठीक है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कई सारी संस्थाएं हैं, उनका अपना एक विचार है कि जब हम किसी सेवा के प्रकल्प को हम प्रमोट करते हैं, उसको जब हम मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो बाकी लोगों को भी प्रेरित करता है। ये उन संस्थाओं की अपनी एक विचारधारा है जो सेवा के कार्यों को कहीं न कहीं एक माध्यम के रूप में आगे बढ़ाती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि सेवा करने की भावना रखने वाला उसके प्रचार प्रसार में ज्यादा बिलीव करता है। राष्ट्र निर्माण में कर व्यवस्था और पारदर्शिता की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, कर व्यवस्था किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। समाज में अक्रांति ना फैले, फाइनेंशियल अनुशासन डिस्टर्ब ना हो, इसको भी बैलेंस करने का एक साधन है। कर व्यवस्था जितनी पारदर्शी होती है, जितनी सरल होती है, उतना ही कर कलेक्शन अच्छा आता है। लोग उसमें उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। सरकार के लिए भी सहूलियत होती है, लोगों के लिए भी सहूलियत होती है। तो मैं इसको ऐसा कहूंगा कि एक पारदर्शी कर व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की ग्रोथ में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। युवा पेशेवरों में बढ़ती त्वरित सफलता की मानसिकता को आप किस रूप में देखते हैं? हर आदमी को अपने सपने देखने का, उसको हासिल करने का एक फ्रीडम है। अगर किसी को लगता है कि त्वरित सफलता हासिल की जा सकती है तो निश्चित रूप से उसे प्रयत्न
करना चाहिए। जी। हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को बहुत जल्दी सफलता मिली है, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास किया है। कोई भी युवा त्वरित सफलता चाहता है, ये गलत नहीं है, लेकिन त्वरित सफलता चाहने के साथ साथ उसके लिए जो कर्म करना आवश्यक है, जो मेहनत करनी आवश्यक है, वो भी उसको करनी पड़ेगी, तभी उसको वो सफलता हासिल हो सकती है। भारतीय संस्कृति के कौन से मूल्य तत्व आपको सबसे अधिक प्रेरित करते हैं? भारतीय संस्कृति अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। मुझ में इतना ज्ञान और चातुर्य नहीं है कि मैं भारतीय संस्कृति को परिभाषित करूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति केवल मुझे ही नहीं और न केवल इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से लेके अप्पदीपो भव तक की जो हमारी अवधारणा है, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति के किसी भी पहलू पे आप बात कर लीजिए, वो कहीं न कहीं हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए मिलेंगे। तो भारतीय संस्कृति के हर पहलू अपन जितनी इस पे गहराई से बात करेंगे, चिंतन करेंगे, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो हमें कहीं न कहीं अंदर तक नहीं टच करता होगा। आधुनिक जीवन शैली में भारतीय सभ्यता का कौन सा मूल तत्व सबसे अधिक उपेक्षित हो रहा है? संयुक्त परिवार। तो ज्यादातर तो आजकल सब एकल में रहना पसंद करते हैं। भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार की संस्कृति रही है। हम गाँव में बड़े हुए हैं, जहाँ एक ही घर में 40 लोगों का खाना बनता था, 5 भाई 2 बहनों का परिवार एक साथ रहता था, चाचा भतीजे भाई भाई कजन साथ में बड़े होते थे। आज वो सब चीजें खत्म होके एकल परिवार में आ गई है, तो संस्कारों का भी अभाव है, संस्कृति का भी अभाव है, कहीं न कहीं अपनेपन का और प्यार मोहब्बत का भी अभाव है, कि जो सबसे बड़ी कमी आई है तो वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार जी। जैसे सर आजकल कैसे लैंग्वेज को लेके ज्यादा होता है कि जिसको इंग्लिश बोलने आती है और जिसको नहीं आती है, और हिंदी बोलता है आदमी, वो अपने आप को कितना भी टैलेंटेड हो बट अपने आप को बहुत कम आंकता है। अभी मुझे 15 दिन पहले IIM काशीपुर जाने का मौका मिला। वहाँ उनका एनुअल कॉन्वोकेशन था जिसमें मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। मुझे बताया गया कि मुझे 10 मिनट का स्पीच देना है, तो मैंने वो 10 मिनट का स्पीच हिंदी में दिया। वहाँ पर बाकी सब लोगों ने इंग्लिश में स्पीच दिया, मैंने केवल हिंदी में स्पीच दिया। एंड आई एम प्राउडली सेड कि 2 घंटे के प्रोग्राम में तालियां केवल मेरे 10 मिनट के स्पीच पे बजी, बाकी किसी के भी स्पीच पे एक सिंगल ताली भी नहीं बजी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात हम तो सुन रहे हैं सर। मुझे भी प्राउड फील हो रहा है। वो सामने वाला इंग्लिश में जब पूरी स्पीच दे देता है और पता चलता है कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती और हिंदी में बात करना पड़ रहा है। देखिए, हिंदी हमारे देश की जबान है जी, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हमारी हिंदी पर कमांड नहीं हो जी, तो हो सकता है कि हमें कहीं न कहीं हीन भावना आए, लेकिन अगर हमारी हिंदी पर कमांड अच्छी है और आप अगर हिंदी अच्छे से बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं भी गिल्ट की भावना आनी चाहिए, हीन भावना आनी चाहिए। मुझे तो कम से कम नहीं आती। आपसे सुन के मुझे भी अभी प्राउड फील हो रहा है। मैं अपने आप को कहीं कम नहीं आंकूंगी कि मुझे इंग्लिश मतलब आप आपकी भाषा को एकदम अच्छे से बोले। आप हिंदुस्तान में हैं। जी जी, हिंदुस्तान में कहीं पर भी, मैं आपको एक IIM का ही और एग्जांपल देता हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले रांची IIM ने इनवाइट किया था एज ए गेस्ट लेक्चर। तो जो आयोजक थे, मैंने उनको पूछा कि भाई क्या होता है ये गेस्ट लेक्चर ऐसा, तो बोले सर हम इंडिया भर के CEOs को बुलाते हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके, अपने विचारों को हमारे साथ शेयर कर सके। तो मैंने कहा कितने के स्टूडेंट होते हैं उसमें? बोला सर 40-50 स्टूडेंट होते हैं, हम सबको बोलते हैं, लेकिन जनरली किसी स्पीच में 40-50 स्टूडेंट आते हैं। मैंने ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप सर किस विषय पे बोलोगे? मैंने कहा मैं लीडरशिप, इनोवेशन एंड पैशन पे बोलूँगा। तो और मैंने कहा मैं हिंदी में बोलूँगा। तो बोला नहीं सर, वो आपकी इच्छा है, आप किस भाषा में बोलना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मेरे लेक्चर में 150 से ज़्यादा बच्चे थे। मैंने स्पीच दिया, 1.5 घंटे बाद मेरा लेक्चर खत्म हुआ। मैंने पूछा उनको कि आप तो बोल रहे थे 40-50 बच्चे आएंगे, 150 से ज़्यादा बच्चे थे, ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला सर जब हमने अनाउंस किया कि बॉम्बे से एक CEO आ रहे हैं, वो लीडरशिप, इनोवेशन और पैशन जैसे सब्जेक्ट पे बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे, तो अपने से ये लोग आए हैं। अच्छा, तो ये हमें लगता है कि वो इंग्लिश में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो हिंदी में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब चूंकि लोग आगे स्टार्ट इंग्लिश से करते हैं तो वो क्या करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को भी अगर हिंदी आती है तो उसको किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित होना चाहिए या अपनी बात रखने में कहीं न कहीं उसको डिमोरलाइज होना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कई जगह तो एडमिशन ही नहीं होता कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगी, अगर ये गलत बात है।
कि हम नहीं पढ़े तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, सबको क्या बताना चाहेंगे? उसमें हमारी संस्कृति की जड़ कमजोर हो रही है या फिर? नहीं, देखिए, भाषा कभी भी संस्कृति को नुकसान नहीं करती है। जी भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। जी आप तमिल बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप संस्कृति को कोई है। वहाँ तमिल में संस्कृति में हम हमारी बात को कैसे रख रहे हैं। भाषा केवल कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। कोई भी भाषा हो, आपको उस भाषा में आपकी पकड़ होनी चाहिए, वो भाषा में आपकी शुद्धि होनी चाहिए, वो भाषा आप अच्छे से बोल के बता सको, सामने वाले का बोला हुआ समझ सको। निश्चित रूप से आने वाले समय में इंग्लिश के प्रति लोगों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज के दिन जो अच्छी नई स्कूलें हैं वहाँ बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों आपस में इंग्लिश में बात करती है, लेकिन जो हमसे बात करती है तो हिंदी में बात करती है। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे मन का वहम है। स्कूल्स इस कारण से बच्चों को नहीं लेते हैं कि पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है। मैं जब अपनी बेटी का एडमिशन कराने गया था तो मैंने टीचर से 100% हिंदी में बात करी थी। और मैंने इसीलिए हिंदी में बात करी थी कि मेरे हिंदी बोलने के कारण कहीं वो मेरे को पूछते हैं क्या कि मैं आपके बच्चे को लूंगा कि नहीं लूंगा। तो ऐसा नहीं है। हमने हमारी जनरेशन को जिया है। अब ये नई जनरेशन है, अगर वो भाषा के ऊपर, और आज के बच्चों को तो अंग्रेजी की आपको मल्टीपल भाषा पे उनका कमांड है, तो निश्चित रूप से वो हमसे ज़्यादा एग्रेसिव है, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। हमने एक भाषा में पकड़ बनाई थी, वो 2-3 भाषाओं पे अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज गुड। एक सफल पेशेवर होने के बावजूद भी आप हिंदी भाषा से लगाव किए रहे। मुझे आती वही भाषा है। क्या भाषा के क्षरण से संस्कृति क्षरण होती है? नहीं होती। आज का भारत आत्मविश्वास की ओर बढ़ रहा है या आत्मविस्मित की ओर बढ़ रहा है? आत्मविश्वास की ओर बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जी। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने हमारे साथ ट्रेड डील में टाइम लगाया, तो EU, पूरा यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड और बहुत सारे कंट्रीज ने आगे बढ़ के हमारे साथ ट्रेड डील की। आज जब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पूरी दुनिया में खराब हो रही है तो पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये भारत के बढ़ते हुए आत्मविश्वास का ही प्रतीक है। और निश्चित रूप से भारत में रहने वाले लोगों का भी विश्वास भारत की इस ग्रोथ के प्रति, भारत के इस बढ़ते हुए कद के प्रति, भारत की इस बढ़ती हुई स्वीकार्यता के प्रति बढ़ा है। यदि आज आपको एक युवा पीढ़ी को एक संदेश देना हो तो वो संदेश क्या होगा आपका? यही समय है, सही समय है। जी। आने वाला कल हिंदुस्तान का है, आने वाला दशक हिंदुस्तान का है। आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आने वाले 10 सालों में हम यहाँ से कम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। आज जो युवा पढ़ाई पूरी करके प्रोफेशन में, जॉब में या बिजनेस में आ रहे हैं, और ऐसे युवा जो पिछले 4-5 सालों में, 10 सालों में इस फील्ड में उतरे हैं, उन सब के लिए आने वाले 10 सालों में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपने प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो आने वाला कल उनका है, इसमें कोई दौड़ नहीं है। आपके अनुसार आने वाले समय में सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या होगी? आने वाले समय में सामाजिक चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी एक चुनौती के ऊपर तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसमें आज के दिन एक ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। शादी हमारे जीवन का, हमारे मूल्यों का, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि तलाक शब्द का हिंदुस्तान की किसी भी मौलिक भाषा में कोई सिनॉप्सिस नहीं है। तो हमारे यहाँ ये चीजें होती ही नहीं थी। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और लोगों का जो क्वालिटी टाइम जो है वो मोबाइल में रील्स देखने में और इन सब में जा रहा है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारे लिए बहुत घातक होगा। मुझे लगता है कि समय के साथ ठीक ही होगी, उसमें कहीं ज़्यादा कोई खराब होने की गुंजाइश नहीं है। जी, आपके अनुसार सफल जीवन की अंतिम कसौटी क्या हो? किसी एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक ने कहा था कि अगर इच्छाएं बाकी रहे और मृत्यु आ जाए तो ये मृत्यु है, और इच्छाएं पूर्ण हो जाए, जीवन बाकी रहे, ये मोक्ष है। तो सफल जीवन की जहाँ तक बात है तो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से कितना स्वस्थ है, वही अल्टीमेटली सफल जीवन की परिभाषा है। आज बहुत सारी बीमारियों में आदमी डूबा हुआ है, कितनी दवाइयाँ उसको पूरे दिन में लेनी पड़ रही है। उसके अलावा वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। अगर इन चीज़ों में वो नहीं है
और वो शाम को घर जाके परिवार के साथ बैठ के हंस खेल के खाना खा रहा है, अगर वो सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, वो दिन में भगवान की आरती पूजा कर रहा है, वो अपने मित्रों के साथ बैठ के गपशप मार रहा है, तो मुझे लगता है यही उसका एक सफल जीवन है। जैसे कि आप एक कवि हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी सबसे अच्छी जो आपकी कविता है वो सुनाइए। सबसे अच्छी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। नेह से भीगी दीवारें हों, दया चुमती मीनारे हों, कसक भरा आंगन हो, प्रेम स्नेह गलियारे हों, भूख नहीं हो प्यास नहीं हो, जहाँ मरता आत्मविश्वास नहीं हो, भूख नहीं हो प्यास नहीं हो, तृष्णा का एहसास नहीं हो, ऐसा मेरा देश बना दो, जन्नत का दीदार करा दो, जन्नत का दीदार करा दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।